नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और जरूरी विषय पर बात करने वाले हैं। भारत में भूमि सुधार की कहानी। ये एक ऐसी कहानी है जो सीधे सीधे करोड़ों लोगों की जिंदगी और उनकी रोजी रोटी से जुड़ी हुई है। चलिए इसी एक सवाल से शुरुआत करते हैं। सुनने में तो ये बहुत पर्सनल सा सवाल लगता है ना कि भाई जिस जमीन पे हम खड़े हैं उसका मालिक कौन है। लेकिन यकीन मानिए यही सीधा सा सवाल भारत की सबसे बड़ी और सबसे उलझी हुई राष्ट्रीय नीतियों में से एक की एकदम जड़ में है। तो चलिए समझते हैं कि कैसे। तो देखिए, ये कहानी शुरू होती है भारत की आज़ादी से भी पहले। ब्रिटिश राज से हमें विरासत में एक ऐसा सिस्टम मिला था जो बेहद गैर बराबर था। जमीन जो करोड़ों लोगों के लिए जीने का जरिया थी, वो बस कुछ गिने चुने हाथों में ही थी। तो सोचिए, जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ तो सरकार के सामने क्या तस्वीर थी। एक तरफ मुट्ठी भर लोग जिनके पास ज्यादातर जमीन थी, और दूसरी तरफ करोड़ों किसान जो असल में जमीन पर दिन रात पसीना बहा रहे थे, लेकिन वो मालिक नहीं थे, सिर्फ किराएदार। बीच में थे बिचौलिए, मतलब मिडिलमैन, जो किसानों का जम के शोषण करते थे। और तो और जो खेत थे भी वो इतने छोटे छोटे और इधर उधर बिखरे हुए थे कि उन पर ढंग से खेती करना भई लगभग नामुमकिन था। तो इतनी बड़ी और जटिल समस्या को सुलझाने के लिए आखिर किया क्या गया? चलिए इस पूरी कहानी को इन हिस्सों में एक एक करके समझते हैं। आजाद भारत की सरकार ने इस जमीनी संकट से निपटने के लिए एक बहुत ही बड़ा और एम्बिशियस प्लान बनाया। ये तरह से एक नए देश के लिए एक नया ब्लूप्रिंट था। इस प्लान के 4 मेन पिलर्स थे। सबसे पहला, जमींदारों जैसे बिचौलियों को सिस्टम से हटाना। दूसरा, काश्तकारी में सुधार करना ताकि जो किराए पे खेती करते हैं उनके अधिकार सुरक्षित हों। तीसरा, एक लिमिट तय करना कि कोई भी कितनी जमीन रख सकता है, जिसे सीलिंग कहा गया। और चौथा, बिखरे हुए खेतों को एक जगह लाना, जिसे कहते हैं चकबंदी। अब देखा जाए तो कागज पर ये एक जबरदस्त क्रांतिकारी प्लान था, पर असल में क्या हुआ, जमीन पर इसका असर कैसा रहा, हम एक एक करके इन सभी सुधारों के नतीजों को देखेंगे। और हाँ, अगर इस तरह से किसी भी विषय की गहराई में जाना और उसे आसानी से समझना अच्छा लगता है तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो चलिए प्लान के पहले और शायद सबसे बड़े कदम को समझते हैं, इन बिचौलियों से छुटकारा पाना। तो ये बिचौलिए थे कौन? असल में ये जमींदार थे, मतलब वो लोग जो सरकार और किसान के बीच में एक लेयर की तरह थे। काम था किसानों से लगान वसूलना, लेकिन जमीन को बेहतर बनाने में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था, कोई निवेश नहीं था। जमींदारी उन्मूलन का जो नतीजा निकला वो काफी मिला जुला था। अच्छी बात यह हुई कि करीब करीब 2 करोड़ किराएदार अपनी जमीन के मालिक बन गए। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। लेकिन एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि कानून लागू होने से ठीक पहले कई जमींदारों ने चालाकी से अपने काश्तकारों को जमीन से बेदखल कर दिया। इससे एक नई तरह की सामाजिक समस्या पैदा हो गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगले 2 बड़े सुधारों का मकसद था सीधे सीधे जमीन के मालिकाना हक और खेतों के नक्शे को ही बदल देना। भूमि हदबंदी, या जिसे लैंड सीलिंग कहते हैं, उसका आइडिया बहुत सिंपल था। सरकार ने एक लिमिट लगा दी कि कोई भी एक तय सीमा से ज्यादा जमीन नहीं रख सकता, और जो भी एक्स्ट्रा जमीन होगी उसे सरप्लस मानकर सरकार ले लेगी और फिर उसे भूमिहीन किसानों में बांट देगी। लेकिन यहाँ भी असलियत में इसे लागू करना एक बहुत बड़ी चुनौती साबित हुआ। कानून में कई लूप होल्स थे जिनका लोगों ने खूब फायदा उठाया। जमींदारों ने अपनी एक्स्ट्रा जमीन बचाने के लिए उसे अपने रिश्तेदारों के नाम कर दिया, नौकरों के नाम कर दिया। कुछ मामलों में तो लोगों ने सिर्फ कागज पर अपनी पत्नियों को तलाक तक दे दिया ताकि वो अलग से जमीन रख सके। नतीजा ये हुआ कि ज्यादातर कानून बेअसर साबित हुए। प्लान का चौथा हिस्सा था चकबंदी। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए एक किसान के 5 छोटे छोटे खेत हैं जो गांव में अलग अलग जगहों पर बिखरे हुए हैं। चकबंदी का मतलब था कि उन 5 टुकड़ों को मिलाकर उसे एक ही जगह पर एक बड़ा खेत दे दिया जाए। सिंपल है ना? इससे खेती करना आसान हो जाता और पैदावार भी बढ़ती। फायदे तो इसके बिल्कुल साफ थे। किसानों का कीमती समय और मेहनत बचती। लेकिन नतीजा, ये ज्यादातर राज्यों में स्वैच्छिक था, मतलब किसानों की मर्जी पर छोड़ दिया गया। इसलिए पंजाब और हरियाणा जैसे कुछ राज्यों को छोड़कर जहां इसे सख्ती से लागू किया गया था, ये बाकी ज्यादातर जगहों पर कामयाब नहीं हो सका। अब सरकारी कोशिशों के अलावा भूमि सुधार का एक और नजरिया भी था, जो कानून पर नहीं बल्कि लोगों की स्वेच्छा और उनकी नैतिकता पर आधारित था। महात्मा गांधी के शिष्य
विनोबा भावे ने इसे एक अहिंसक क्रांति का नाम दिया। उन्होंने भूदान आंदोलन की शुरुआत की। इसमें बड़े जमींदारों से अपील की गई कि वो अपनी जमीन का कुछ हिस्सा अपनी मर्जी से भूमिहीन गरीबों को दान कर दें। ये आंदोलन 1951 में शुरू हुआ, फिर ये ग्रामदान में बदल गया, जहां पूरे के पूरे गांव अपनी जमीन के निजी अधिकार छोड़ने लगे। 1969 तक ये आंदोलन अपने पीक पर था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे इसका असर और समर्थन दोनों ही कम होते चले गए। तो इतने सारे सुधारों, आंदोलनों के दशकों बाद आज हम कहाँ पहुँचे हैं? क्या जमीन का सवाल हल हो गया है? चलिए आज की हकीकत पर एक नजर डालते हैं। ये नक्शा एक काफी चौंकाने वाली सच्चाई दिखाता है। इतने सारे सुधारों के बाद भी जमीन के विखंडन की समस्या, मतलब खेतों का और छोटे छोटे टुकड़ों में बंटना, असल में और भी ज्यादा बढ़ गई है। इस नक्शे में जहां भी गहरा नीला रंग दिख रहा है, वहां खेतों का औसत आकार सबसे ज्यादा घटा है। और अगर पूरे भारत का औसत देखें तो 2010 से 2015 के बीच ही खेतों का औसत आकार 6% से भी ज्यादा घट गया। ये आंकड़ा बताता है कि ये समस्या कितनी गंभीर होती जा रही है। तो आज के समय में इसका हल क्या है? मजे की बात यह है कि एक्सपर्ट्स आज भी उन्हीं पुराने समाधानों पर जोर दे रहे हैं, लेकिन नई टेक्नोलॉजी के साथ। जैसे सारे जमीनी रिकॉर्ड्स को डिजिटल बनाना, ताकि मालिकाना हक को लेकर कोई झगड़ा ही ना रहे, भूमि को लीज पर देने के कानूनों को बेहतर बनाना, और सबसे जरूरी, चकबंदी को इस बार असरदार तरीके से लागू करना। तो हम इस आखिरी और सबसे अहम सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। जो जमीन का सवाल भारत की आज़ादी के समय था, वो किसी न किसी रूप में आज भी हमारे सामने है। क्या आज की नई तकनीक और नए कानून आखिरकार इस सदियों पुरानी पहेली को सुलझा पाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब भारत के आने वाले कल को तय करेगा।